हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाली हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द इन्वायरमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा है तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चिंताएं बढ़ती जा रही हैं उनको इन चारों में से कौन सा जो रीज़न है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दे रखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो चिंता कर रही है कि किस तरह से हम जो है नेचर को बचाएंगी। ऑप्शन बी में दे रखा है कि जो लोग और नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनके लिए इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन सी में दे रखा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और एक डेंजरस लेवल के ऊपर अब वो पहुंच गया है। और ऑप्शन डी में दे रखा है नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चिंताएं हैं उनको जो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इनमें से वो ऑप्शन सी ही है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, मार्क करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ समिट। यानी कि जो अर्थ समिट हुई थी उसके रिगार्डिंग ये जो हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है इनमें से कौन सी रॉन्ग है और कौन सी करेक्ट है, उसके आगे हमें निशान लगाना है। जो रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग का और जो करेक्ट है उसके आगे करेक्ट का। तो ऑप्शन ए है, इसमें दे रखा है कि ये जो अर्थ समिट थी वो अटेंड की थी 170 कंट्रीज़ ने, और यहाँ पे क्या है जो 1000 एनजीओ और जो एमएनसीज हैं उसने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि ये जो समिट हुई थी वो हुई थी जो यूएन है उसकी देखरेख के अंडर। तो ऐसा नहीं है, ये होगा इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में दे रखा है कि पहली बार जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको क्या है पॉलिटिकल लेवल पे लाया गया। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि करेक्ट है। ऑप्शन डी में दे रखा है कि ये क्या है समिट मीटिंग थी, यानी कि ये सिर्फ क्या एक सम्मेलन की बैठक थी। तो ऐसा नहीं था, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मैंने 18 मिनट के अंदर इस चैप्टर को पूरा पढ़ा रखा है, तो एक बार वो ज़रूर चेक कर लेना। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ग्लोबल कॉमन्स। ये जो ग्लोबल कॉमन्स है वो एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एंटार्क्टिका है, ओशन फ्लोर है और जो आउटर का जो जितना भी स्पेस है वो सारा का सारा क्या है ग्लोबल कॉमन है, यानी कि उस पर किसी एक कंट्री का हक नहीं है, पूरे के पूरे वर्ल्ड का उसके ऊपर हक है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एंटार्क्टिका है, जो ओशंस है और जो स्पेस है जितना भी वो क्या है ग्लोबल कॉमन है, यानी कि उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का हक है, किसी एक कंट्री का हक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी की जो तीनों स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ रियो समिट। यानी कि जो रियो डी जेनेरियो समिट हुई थी उसके आउटकम्स क्या क्या निकले, यानी कि उसके नतीजे क्या क्या निकले वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आप पॉलिटिकल साइंस में या एसएसटी में जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो तो वो पॉइंट्स में देना वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो कि जो रियो समिट हुई उसके अंदर एक सम्मेलन हुआ जहाँ पर कि जो लिस्ट है एक डेवलपमेंट की वो क्या है रेकमेंड की गई। उस लिस्ट के अंदर क्या था, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो इन सब के डेवलपमेंट को क्या है वहाँ पे रेकमेंड किया गया और उसकी एक लिस्ट बनाई गई। और ये जो लिस्ट बनाई गई उसे हम बोलते हैं एजेंडा 21। तो ये एजेंडा 21 पे भी आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट में है कि इसने क्या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्या है कंबाइन किया जा सके। यानी कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो करें लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी कम से कम नुकसान हो। थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि जो रियो समिट हुई उसके अंदर ऐसे इश्यूज जो आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं उनको डेवलप किया, जैसे कि ग्लोबल कॉमन्स हो गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इन्वायरमेंट की। तो अभी हमने देखे कि क्या क्या नतीजे निकले रियो समिट के। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल कॉमन्स, हाउ आर दे एक्सप्लॉइटेड एंड पोल्यूटेड। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये ग्लोबल कॉमन्स है क्या और किस तरह से इन ग्लोबल कॉमन्स को पोल्यूट किया जाता है और बेफिजूल में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या है किसी एक देश का कानूनी अधिकार नहीं होता, वहाँ पे क्या है जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है यानी कि पूरा का पूरा विश्व है
उसका अधिकार होता है, ऐसी जगह को हम क्या है ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं। और आप ग्लोबल कॉमन्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, और जैसे कि जो एंटार्क्टिका ओशन फ्लोर है और जो हमारा स्पेस है उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है यानी कि पूरे वर्ल्ड का उसके ऊपर अधिकार है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट और पोल्यूट किया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे क्या है साइंटिफिक एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसके ऊपर लोगों की कोई आम सहमति हमें देखने को नहीं मिलती। और दूसरा पॉइंट है कि नॉर्थ और साउथ में क्या है इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि जो नॉर्थ है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है और साउथ उतना डोमिनेट नहीं कर पाता। और बहुत ज़्यादा क्या है एक्सप्लॉइटिव एक्टिविटीज़ भी की जाती है और क्या है कंपटीशन भी है। इस वजह से क्या है जो प्रॉपर मैनेजमेंट है स्पेस का वो नहीं हो पाता। स्पेस का यहाँ पे मतलब है अंतरिक्ष। और थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि जो टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी वजह से भी जो अर्थ एटमॉस्फेयर और जो ओशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मेंट बाय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कुड वी इम्प्लीमेंट द आइडिया। यानी कि जो कॉमन है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बांट दी गई है, इससे हमारा क्या मतलब है और ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ आइडिया वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है कि एक जो कंट्री है उसके अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि हम क्या है ग्लोबली पार्टनरशिप करें, ताकि जो हमारे अर्थ का इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ और इंटीग्रिटी को हम कंजर्व कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ और रिस्टोर कर पाएँ। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कॉमन लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वो क्या है जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि जो पूरा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है या जो पॉल्यूट हो रहा है उसके अंदर जो ये कॉमन लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कंट्रीज़ है ना उनका भी योगदान है। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो इस चीज़ को स्वीकार करती है, जो उनकी सोसाइटी है, जो वहाँ के लोग हैं वो ग्लोबल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनके ऊपर क्या है प्रेशर बना रहे हैं। इसीलिए वो क्या है मानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है उनकी जिम्मेदारी है। तो हम ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आइडिया है वो क्या है जो कन्वेंशन और डिक्लेरेशंस होते हैं यानी कि जो सम्मेलन और घोषणाएं होती हैं उनकी मदद से इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो रियो समिट हुई थी जून 1992 के अंदर, उसके अंदर एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री है, उसकी जो एक डेवलपमेंट की लिस्ट थी वो रेकमेंड की गई थी और उसे बोला गया था एजेंडा 21। दूसरा पॉइंट है कि जो 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुई थी क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसने दबाव दिया था कि जो पार्टीज़ है वो क्या है आम लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के आधार पर कुछ ऐसा काम करे जिससे हम जो हमारा क्लाइमेट सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि जो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, उसका ये टारगेट था कि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो क्या है अपना जो ग्रीन हाउस गैस छोड़ती हैं उसे क्या है कम कर दे ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई हैव इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकम द प्रायोरिटी कंसर्न ऑफ स्टेट सिंस द 1990s। यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंट को बचाने से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो 1990 से लेकर जो कंट्रीज हैं उनकी पहली चिंता क्यों बन गई है वो हमें बताना है। तो जो इश्यूज हैं ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर वो क्या है कंट्रीज की पहली कंसर्न इसीलिए बन गई थी क्योंकि ग्लोबल लेवल के ऊपर इन्वायरमेंट के मुद्दों ने जून 1992 में ब्राज़ील के जो रियो दी जनेरियो में आयोजित इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट्स का यहाँ पे मतलब है कि जो कंट्रीज़ हैं उनका जो ध्यान है वो आकर्षित किया था एजेंडा 21 से। तो जो रियो समिट हुई थी 1992 के अंदर, उसके अंदर वही जो डील किया गया था जो मैं आपको कब से बता रही हूँ, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट्री के अंदर। दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि जो एजेंडा 21 है उसने कंबाइन किया था जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन उसके साथ क्या है कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे। और थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका टारगेट था कि जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो कम किया जाए। और जितनी भी मैंने आपको अभी ये कॉन्फ्रेंस और समिट्स बताई उनके अंदर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ग्लोबल लेवल के ऊपर डिस्कस किया गया और स्टेप्स लिए गए कि किस तरह से हम इस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं कोऑपरेट करके।
क्वेश्चन नंबर 8 है कॉम्प्रोमाइज एंड एकोमोडेशन आर टू इसेंशियल पॉलिसीज रिक्वायर्ड बाय स्टेट टू सेव प्लैनेट अर्थ। यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज़ और एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन का मतलब है यहाँ पे एग्रीमेंट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है कंट्रीज़ को ज़रूरत होती है इस प्लैनेट को बचाने के लिए। और आगे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि नॉर्थ और साउथ के अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज से लेकर जो बातचीत चल रही है, क्या वो इस स्टेटमेंट की पुष्टि करती हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट उन पे लागू होती है या उसकी पुष्टि करती है या नहीं, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ और एकोमोडेशन है वो क्या है, दो इसेंशियल पॉलिसीज़ हैं किसी स्टेट की एक प्लैनेट को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ है ना, उनकी क्या है डिफरेंट आइडियाज़ है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर। तो चलिए अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहले पॉइंट में बता रखा है कि जो नॉर्थ वाली कंट्रीज़ है, नॉर्थ के अंदर क्या है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं वो उनको चिंता है कि जो ओजोन लेयर डिप्लेशन और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको लेकर। और जो साउथ वाली कंट्रीज़ है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो चाहती है कि वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है उसको बैलेंस कर पाए, यानी कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप कर पाए, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसको भी कम से कम नुकसान हो, वो ये चाहती हैं। सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं नॉर्थ की, वो डिस्कस करना चाहती हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, कि जो सभी कंट्रीज़ हैं उनकी क्या है बराबर की जिम्मेदारी है कि वो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन करे, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाए। थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है साउथ की, उनको ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, यानी कि ज़्यादा जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया गया है वो क्या है नॉर्थ वाली कंट्रीज़ ने पहुँचाया, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है उनके जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका ये भी मानना है कि ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट को नुकसान है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ही पहुंचाया है, इसीलिए उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो ही उसकी क्या है भरपाई करें। फिफ्थ पॉइंट में बता रखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो क्या है अंडर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि उन्होंने अच्छी तरह से अपनी कंट्रीज़ के अंदर अभी तक इंडस्ट्रीज सेटअप ही नहीं करी है, इसीलिए उनको जो प्रोटोकॉल वगैरह है उनसे क्या है छूट दी जानी चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी कम से कम लगाने चाहिए। सिक्स पॉइंट में बता रखा है कि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ है उसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्पेशल नीड्स है डेवलपमेंट को लेकर उसको क्या है अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ के अंदर। तो ये जितने भी ऊपर लिखे गए नियम है वो सारे के सारे क्या है एक्सेप्ट किए गए थे जो अर्थ समिट हुई थी 1992 के अंदर, और उसी के साथ साथ कॉमन बट डिफरेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अडॉप्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है द मोस्ट सीरियस चैलेंज बिफोर द स्टेट्स इन परस्यूइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग फर्दर डैमेज टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट, हाउ कुड वी अचीव दिस, एक्सप्लेन विद द फ्यू एग्जांपल्स। तो 9th क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि सबसे सीरियस चैलेंज ये है कि जितने भी कंट्रीज है वो क्या है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ तो करें लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को अभी और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये हम इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं वो हमें कुछ एग्जांपल्स के साथ बताना है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो सीधा हम पॉइंट्स की बात करेंगे। पहले पॉइंट में बता रखा है कि जून 1992 के अंदर जो अर्थ समिट हुई थी उसके अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए गए थे जिससे हम क्या है सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। सेकेंड पॉइंट में बता रखा है कि जो एंटार्क्टिका ट्रीटी हुई थी 1959 की, उसने क्या है कवर किया था जो ग्लोबल कॉमन है म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उसको। थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसके अंदर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी उनको कहा गया था कि जो अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कम करे ताकि इन्वायरमेंट को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। फोर्थ पॉइंट में बता रखा है कि जो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है नेचुरल रिसोर्सेज को नेशंस के अंदर ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नेशंस की वो हो पाए। तो अभी जो आपको 4 पॉइंट्स बताए गए उनसे हम क्या है प्रोटेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट को, और जो स्टेट्स हैं जो कंट्रीज़ है वो भी क्या है डेवलप कर सकती हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम क्या है जो प्रोविज़न और प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करें जो क्या है जो कॉन्फ्रेंस और समिट हुई थी उनके अंदर हमें बताई गई थी। तो अगर आप बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जल्दी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।